अभी प्रीवियस क्लास के अंदर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैसे डिफाइन किया है कि हमने बोला कि अगर किसी चार्ज को किसी पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर के आया जाए तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, क्यों होगा, फिर से एक बार वापस से 1 मिनट के अंदर मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली फिर से समझ में आ जाए कि अगर ये टेस्ट चार्ज है, दिस एक्सक्यूज मी, तो ये चार्ज जो हमने बोल रखा है Q ओरिजिन पे प्लेस किया हुआ है, ये इनिशियली किसी A पॉइंट से हम B पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज स्मॉल q को लेकर के आने वाले हैं। तो A से B तक की जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उसको r वेक्टर बोल दिया जाए दैट मींस AB वेक्टर। ध्यान रखना इसमें AB वेक्टर ही है। अगर यहाँ पे इस प्लस q पर फोर्स पूछूं तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन सेंटर टू सेंटर अवे हो जाएगी, तो ये लगेगा Fe। इसके कारण इस प्लस q के कारण इस प्लस q पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, तो ये इधर भेजना चाह रहा है, इसको अपने से दूर भेजना चाह रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसको A से B तक लेकर के आना। तो बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि एक फोर्स इसको उधर धक्का दे रहा है तो हमें इस धक्के के इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इसको लेकर के आना पड़ेगा। और लेकर के आने के लिए हमने क्या बोला है कि जितने अमाउंट का Fe वेक्टर काम कर रहा है उतने ही अमाउंट के मैग्नीट्यूड का एक एक्सटर्नल फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। समझने के लिए अगर ये 10 न्यूटन है तो हमने 10 न्यूटन का फोर्स इस पर इस तरह से अप्लाई किया है कि इस पर नेट फोर्स हमेशा क्या रहे, जीरो रहे। और नेट फोर्स जीरो होने के लिए एक्सेलरेशन नेट फोर्स जीरो होगा अगर इन दोनों को बैलेंस कर दिया जाए, तो दोनों बैलेंस कर ही रहे अगर बराबर है तो नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ऑब्जेक्ट शुड नॉट हैव एनी वेरिएबल वेलोसिटी, इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन शुड नॉट चेंज। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस से इसको ए से बी की तरफ लेकर के आए अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ही हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। और हमने यहाँ पे कंडीशन बोल दी है कि जो हमने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है it should be in the opposite direction of electric field. That means this is the relation between external force and electric field. Both should be the negative vector of each other. So अगर in between कहीं पे अगर मैं direction wise पूछूं तो इसकी direction आप small displacement के लिए जैसे आप 11th grade के अंदर करते थे वर्क पावर एनर्जी के अंदर डेरिवेशन, एक बीच में से इस पूरे पाथ को बहुत छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ मान लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट के अंदर वर्क डन निकालेंगे। तो इस एलिमेंट के अंदर अगर इनफाइनाइट इसीमली हम स्मॉल लेकर के आ रहे हैं एफ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट हैज बीन ट्रेवल्ड बाय डी आर, तो सभी के अंदर कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स और एफ डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज द स्मॉल डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाता है, W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एस, और लिमिट क्या आ जाती है जहां से आप लेकर के आ रहे हो और जिस जगह तक जा रहे हो, तो ये आ गई A to B। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द वर्क डन to bring the charge from point A to B against the electric force is given by AB F external dot dr. अगर इसको रीड करना है so we'll be saying the work done by the external force, work done by the external force to bring the test charge small q from point A to B. Since we know that F external force is equal in magnitude but in opposite direction, so instead of external vector, if we need to find the work done in terms of given electric force Fe vector, then we'll be just replacing this F external by minus Fe, so that's why minus will be outside. So we'll be saying the work done due to repulsive force or work done due to electric force to bring the charge small q from point A to B will be the negative work done. ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, अगर नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को लेकर के जा रहे हैं तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विल बी द नेगेटिव साइन, मतलब वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी विल बी नेगेटिव और अगेंस्ट द ग्रेविटी पॉजिटिव, क्योंकि जब हम अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू निकालेंगे तो पॉजिटिव और उसको ग्रेविटी के कारण काउंट कर लेंगे तो नेगेटिव। आप लोगों ने देखा होगा ग्रेड 11 के अंदर एम ऑब्जेक्ट है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अगेंस्ट के लिए एक्सटर्नल फोर्स कहां लगा रहे हो, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो F डॉट S विल बी F S cos, और दोनों के भी
बीच में एंगल 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो आंसर आता है प्लस का एफएस। और वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल टेकिंग द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा है, तो उसको हम लिखेंगे एफएस कॉस 180, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी Fg और s के बीच में एंगल बन जाएगा 180, तो आएगा माइनस एफएस, नेगेटिव वर्क डन। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जैसे नेगेटिव होता है, ठीक वैसे ही फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स हैज कम नेगेटिव साइन। सो आई गेस इट हैज बीन क्लियर कि हाउ and this amount of work done will get stored in the form of potential energy of object। अब क्योंकि A से B के अंदर आ रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज भी होगा ऑब्जेक्ट को। अब होता क्या है इसके अंदर, ये एक दो चीजें और आप लोगों को जाननी चाहिए कि जब कोई कोई स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ कोई फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हमें ये पता है कि जैसे जैसे फील्ड दूर होती भी जा रही है वहां पे इसके स्ट्रेंथ कम हो रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। सिंपल रिलेशन है भी, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजिंग। E इज इक्वल टू kq/r² से। तो हम ये बोल रहे हैं कि हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर Q स्मॉल q चार्ज को रख दिया जाए तो वो हर जगह कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर रहा होगा, और जब जब उसको इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पास में लाया जाएगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से आप सोचो कि ये चार्ज है और ये ओरिजिन है, इस चार्ज को मैं इधर ला रहा हूं, तो जैसे पास आऊंगा रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा। पास लाएंगे तो डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो पास लाऊंगा तो मुझे अब अपने हाथ से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मींस आई विल बी प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल एनर्जी मोर एंड मोर एंड मोर। सो मोर एक्सटर्नल एनर्जी, मोर द फोर्स, मोर एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि जो भी अमाउंट वर्क डन आएगा पास में लाने पर वो क्या कर रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा एवरीवन। जैसे जैसे मैं पास लेकर के आ रहा हूं क्विकली, increase, it will be increasing the potential। यानी कि A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और B पॉइंट के कंपैरिजन में A पर कम होगी, B पर ज्यादा होगी as we are near to the source charge, and hence the change, this amount of work done will get stored in the form of difference between these two, will get stored in the form of potential energy difference between these 2 points A and B, which can be written as, we have understood कि B की एनर्जी ज्यादा है, so we can write how we can calculate this difference, UB minus UA, और आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा PE। बुक में नोटेशंस U की टर्म्स में चलती है, मैं अक्सर इस तरह से लिखा देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A। क्लियरली यहाँ पर इन बिटवीन क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहा। हमने बस ये बोला है कि A पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी और B पर फाइनली कितनी हो गई, तो वो A से B तक आने की टोटल एनर्जी का डिफरेंस है। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई या जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो डिफाइन इस बेस पे किए जाते हैं कि they should be path independent, they should depend only and only initial and final positions, not on the path through which the object has been moved। and ये एक पॉइंट हो गया कि they should not, they should be conserved during the conservative force, the work done should be independent from path, या potential energy should be independent from path। दूसरा, in the closed path the net force should always be 0। अगर आप उसको A से B ला रहे हो और B से A वापस लेकर के आए, then the final answer, net amount of work done or net amount of potential energy should be 0। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर B से A लेकर के जाना हो तो भाई साहब मुझे यहाँ पे अगेंस्ट वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, अगेंस्ट वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में अगर B से A बोल दिया जाए तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की एक तरह से जरूरत नहीं, और आप बोल भी दोगे तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे इसका काम कौन करना चालू कर जाएगा B से A की तरफ, खुद FE। तो आप F एक्सटर्नल को इस जगह पे क्या लिख रहे होंगे, FE। तो आंसर माइनस FE की जगह क्या आएगा, प्लस। ये किस में आएगा आपका आंसर, B से A में। तो इस टाइम पे तो ये आंसर आया पॉजिटिव, बाकी का पूरा एक्सप्रेशन सेम रहा
और एक आ गया नेगेटिव, आपने उनको कैंसिल कर दिया, ये आंसर हो गया 0। तो जब भी क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन आ जाए 0, तो हम बोलेंगे कि द फोर्स इन्वॉल्व in the expressions would be conservative forces. Got it? So how many of you understood this concept?